दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है अदृश्य चोर। ये शेरबाज की कॉमिक्स है और ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है शेरबाज मौत के घेरे में। तो पहले आप उसको पढ़ना, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। वो कॉमिक्स आपको प्ले लिस्ट में शेरबाज के नाम का फोल्डर है, उसके अंदर मिल जाएगी। यहाँ पर जो ऊपर ये स्टोरी दे रखी है पहले पार्ट के, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ये आपने पढ़ ली होगी, नहीं पढ़ी तो पढ़ लेना, तभी मजा आएगा पूरा। मैं पढ़ता हूँ आगे से। क्राइम किंग के हेलीकॉप्टर के नजरों से ओझल होते ही पुलिस के जवानों ने वहां पड़ी विदेशियों की लाशों को एक वैन में लादा और पकड़े गए आदमियों को लेकर पुलिस का काफिला वापस लौट पड़ा। वह जीप सबसे अंत में थी, जिसमें शेरबाज, पुलिस कमिश्नर व प्रोफेसर भंडारी के साथ बैठा हुआ था। स्पष्ट है कि इस कांड में विदेशी एजेंटों का भी हाथ है, लेकिन इस सच्चाई को प्रमाणित करने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है। हाँ, यह बात तो है। उधर आदेश मिलते ही भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान क्राइम किंग के हेलीकॉप्टर की तलाश में आकाश में चारों ओर मंडराने लगे। लेकिन जब काफी खोजबीन के पश्चात भी वे क्राइम किंग के हेलीकॉप्टर का पता नहीं लगा सके, तो उन्होंने हारकर अपने कंट्रोल रूम से संपर्क स्थापित किया। हेलो हेलो बेस कंट्रोल, हमें खेद है कि हेलीकॉप्टर का अभी तक कोई पता नहीं चल सका। ओह, फिर भी कोशिश जारी रखो। राइट सर। असफलता की सूचना पुलिस कमिश्नर के पास भी पहुंची। सॉरी कमिश्नर, अभी तक हमारी वायुसेना उस हेलीकॉप्टर को तलाश नहीं कर पाई है, लेकिन कोशिश जारी है। ओह, समझ में नहीं आता कि हेलीकॉप्टर आखिर गायब कहाँ हो गया। जमीन खा गई या आसमान निकल गया। इधर वायुसेना व पुलिस फोर्स स्थिति की गंभीरता को देखते हुए परेशान थी, तो उधर क्राइम किंग के हेलीकॉप्टर में अचानक अवरोध उत्पन्न हुआ। मर गए, अब क्या होगा? ओ माय गॉड, फ्यूल खत्म होने वाला है। हेलीकॉप्टर को नीचे उतारने के सिवा और कोई चारा नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं बॉस? पता नहीं है कौन सा इलाका है। ऐसा करने से दुर्घटना भी हो सकती है। अगर 2 मिनट के अंदर अंदर हेलीकॉप्टर को जमीन पर न उतारा गया जोरा, तो यह खुद ही नीचे उतर जाएगा और तब शायद हम दोनों की लाशें पहचानी भी नहीं जा सकेगी। कहने के साथ ही क्राइम किंग जल्दी से हेलीकॉप्टर को नीचे उतारने लगा, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर कुछ नीचे उतरा, जोरा चीख उठा, बॉस नीचे पानी है। देख रहा हूँ, शायद नीचे कोई झील है। तुम कूदने के लिए तैयार रहो। तभी अचानक इंजन बंद हो गया, लेकिन जैसे हेलीकॉप्टर पानी में गिरा, क्राइम किंग और जोरा खिड़की से बाहर कूद गए और तैरते हुए किनारे की तरफ बढ़ने लगे। बाल बाल बचे। हाँ, लेकिन हेलीकॉप्टर से हम हाथ धो बैठे। परंतु जैसे वे किनारे पर पहुंचे, एक मजबूत जाल उनके ऊपर आकर गिरा और वे दोनों उस जाल में बुरी तरह फंस कर रह गए। उफ, यह मुसीबत कहां से आ गई। तभी कुछ भयानक शकल सूरत के आदमी वहां प्रकट हुए। ले चलो इन्हें। और वे क्राइम किंग और जोरा को जाल समेत उठाकर एक तरफ चल पड़े। न जाने कौन लोग हैं ये। कोई भी हो, लेकिन पुलिस के आदमी नहीं हो सकते। जबकि दूसरे दिन प्रोफेसर भंडारी के कथित हत्याकांड का भांडा फूटते ही शेरबाज का नाम हर आदमी की जुबान पर था। वाह, वास्तव में कमाल किया इस बहादुर नौजवान ने तो। उधर क्राइम किंग और जोरा ने एक हवेली के तहखाने में बंधे खड़े खड़े सारी रात आंखों में गुजार दी थी। सुबह उस तहखाने का द्वार खुला और एक लंबा चौड़ा सियापोश दो कद्दावर व्यक्तियों के साथ अंदर प्रविष्ट हुआ। लेकिन क्राइम किंग पर नजर पड़ते ही सियापोश चौंक उठा। आए क्राइम किंग? अरे सेठ मोजीराम, तुम और यहाँ? लेकिन उत्तर देने की बजाय सियापोश पलटकर अपने साथियों पर बिफर पड़ा। मूर्खों, यह तुम लोगों ने किया क्या? ये हमारे बादशाह क्राइम किंग है। इन्हीं की मेहरबानी से तो हमारा माल बिना किसी रोक टोक के हांगकांग की बंदरगाह पर उतरता है। जल्दी से खोलो इन्हें। सॉरी बॉस, मछेरे क्राइम किंग को पहचान न सके, इसलिए यह भूल हुई। ठीक है, अब जल्दी से इनके बंधन खोलो। शुक्र है मुसीबत टली। क्राइम किंग और जोरा के बंधन तुरंत खोल दिए गए। तुम यहाँ कैसे सेठ मोजीराम, और यह सब क्या चक्कर है? यही मेरा अड्डा क्राइम किंग। पुलिस सपने में भी नहीं जान सकती कि सारे हिंदुस्तान में नकली दवाओं और नकली विदेशी शराब की सप्लाई यहाँ से की जाती है। हमारे आदमी दिन रात पहरा देते हैं। यदि पुलिस का कोई कुत्ता यहाँ भूले भटके आ पहुंचे, तो वह उनकी निगाहों से बच नहीं पाता। उन्होंने आपको भी शायद पुलिस का जासूस समझा होगा। बहुत खूब, अच्छा बंदोबस्त कर रखा तुमने। थोड़ी देर बाद क्राइम किंग और जोरा सेठ मोजीराम के साथ एक दूसरे कमरे में बैठे बात कर रहे थे। पुलिस में ढूंढ रही है मोजीराम। आप निश्चिंत रहिए बॉस, पुलिस सिर्फ पटक कर रह जाएगी, किंतु आपका पता नहीं पा सकेगी। यह जगह सचमुच सुरक्षित है। फार्मूला मेरे पास है।
मैं अदृश्य होने की औषधि अब आराम से तैयार कर सकता हूँ। एक निश्चय पर पहुंच क्राइम किंग की आंखें चमक उठी। मुझे एक चीज तैयार करने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी सेठ मोजीराम। किंग, यह गुलाम आपके लिए जान भी दे सकता है, लेकिन ठहरिए, बातें बाद में होती रहेंगी। पहले मैं आप लोगों के लिए भोजन का आदेश दे आता हूँ। मोजीराम के जाने के बाद सेठ मोजीराम पर भरोसा करना ठीक नहीं बॉस। हमें तुरंत यहाँ से निकल चलना चाहिए। नहीं जोरा, जब तक मैं शेरबाज और यहाँ की पुलिस से अपने अपमान का बदला न ले लूंगा, मुझे चैन नहीं आएगा। कुछ ही देर बाद खाने की टेबल पर क्राइम किंग ने औषधि में काम आने वाले सामान की एक लिस्ट मोजीराम को थमा दी। बहुत जल्द यह सामान आपको मिल जाएगा किंग, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। उधर प्रोफेसर भंडारी ने नई जिंदगी की खुशी में अपनी कोठी पर उसी रोज एक शानदार पार्टी का आयोजन किया। उस पार्टी में विशिष्ट सरकारी पदाधिकारियों के अलावा शेरबाज भी आमंत्रित था। मेरा जीवन तुम्हारा कर्ज है बेटे। बेटा कह तो कहा है तो फिर खर्च कर्ज कैसा। मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। तुमने हमारी लाज रख ली। तुम्हारी मदद के बिना हम क्राइम किंग के अड्डे तक नहीं पहुंच सकते थे। शेरबाज जैसे नौजवानों के रहते हमारा देश दुश्मन की नापाक निगाहों का निशाना नहीं बन सकता सर। पार्टी के समाप्त होते ही सभी मेहमान एक एक करके वापस लौट गए, किंतु शेरबाज को प्रोफेसर भंडारी ने रोक लिया। शेरबाज बेटे, मैं तुमसे एकांत में कुछ बातें करना चाहता हूँ। अवश्य प्रोफेसर, तो आओ मेरे साथ। कुछ ही देर बाद शेरबाज और प्रोफेसर एक दूसरे कमरे में बैठे थे। बेटे, मोहन को मैंने अपनी औलाद की तरह पाला था। कभी सोचा भी न था कि वह इस कदर गिर जाएगा। उसकी बुरी आदतों ने आखिर उसकी जान ले ली है। अब उसके परिवार की जिम्मेदारी मुझ पर है, लेकिन मुझे चिंता इस बात की नहीं, बल्कि शेरबाज ने उनकी बात बीच में ही काट दी। शायद आपको उस फार्मूले की नकल की चिंता है जिसे क्राइम किंग उड़ा ले गया। तुम बिल्कुल ठीक समझे बेटे। फिर प्रोफेसर भंडारी ने उस फार्मूले से तैयार होने वाली औषधि की विशेषताओं से शेरबाज को परिचित कराते हुए अपनी आशंका व्यक्त की। बेटे, क्राइम किंग स्वयं भी वैज्ञानिक है। अगर उसने अदृश्य होने की औषधि तैयार कर ली तो खतरा और अधिक बढ़ जाएगा। आप निश्चिंत रहिए सर। क्राइम किंग जहां भी होगा मैं उसे जल्द से जल्द ढूंढ निकालूंगा। अच्छा, आप मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है। कभी मेरी जरूरत नहीं महसूस हो तो निसंकोच चले आना। अवश्य जनाब। शेरबाज प्रोफेसर से विदा लेकर वापस लौट पड़ा। मुझे आसपास के इलाकों में जाकर छानबीन करनी चाहिए। हेलीकॉप्टर पूर्व दिशा में गया था और एक चौराहे पर पहुंचकर उसने मोटरसाइकिल का रुख पूर्वी सड़क की ओर कर दिया। देखूं, शायद आगे उसका कुछ पता चल जाए। शिकारी समुद्र के किनारे बने एक रेस्टोरेंट के सामने पहुंचकर शेरबाज ने मोटरसाइकिल रोक दी। अंदर अच्छी खासी भीड़ है। पता नहीं करूं, शायद इनमें से किसी ने हेलीकॉप्टर देखा हो। अंदर लोगों से पूछताछ करने पर शेरबाज को गहरी निराशा ही मिली। बाबू, मेरा हमारा भेजा मत चाटो। हम क्या जाने किसी हेलीकॉप्टर वाप्टर के बारे में। यहाँ तो कोई सीधे मुंह बात ही नहीं करता। कहीं और कोशिश करता हूँ। लेकिन शेरबाज जैसे रेस्टोरेंट से बाहर निकला, काउंटर पर बैठा आदमी फोन पर किसी को सूचना देने लगा। एक आदमी हेलीकॉप्टर के बारे में लोगों से पूछताछ कर रहा था और अब शायद वह मच्छरों की बस्ती की तरफ जा रहा है। उधर शेरबाज अपने ख्यालों में डूबा मोटरसाइकिल को तेजी से मच्छरों की बस्ती की ओर दौड़ाए चला जा रहा था। तभी सामने से आते ट्रक ने उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। खटाक। लाख चेष्टा करने के बाद भी वह मोटरसाइकिल को काबू में नहीं रख पाया और मोटरसाइकिल एक तरफ उलट गई। पर यह शेरबाज का सौभाग्य था कि उसे कोई विशेष चोट नहीं आई। उफ, कमबख्त ने मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। खैर, मैं भी उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। शेरबाज मोटरसाइकिल पर सवार हो ट्रक के पीछे जाने वाला था कि तभी उसकी दृष्टि सड़क पर पड़ी एक टूटी पेटी और आसपास बिखरी हुई मछलियों पर पड़ी। अरे, यह क्या मछलियां सादे ट्रक से गिरी हैं। यह पेटी। न जाने क्या सोचकर शेरबाज मोटरसाइकिल से उतरा और सड़क पर पड़ी एक मछली को उठाकर उसका निरीक्षण करने लगा। अचानक वह चौंका। ओह चरस। समझा तो यह बात है। अगले पल शेरबाज पुनः मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और पूरी गति के साथ उसने मोटरसाइकिल को ट्रक के पीछे दौड़ा दिया। शिगरी, गाड़ी रोको वरना मैं गोली मार दूंगा। लेकिन ड्राइवर ने शेरबाज की चेतावनी पर कोई ध्यान न देकर ट्रक की गति और बढ़ा दी। अच्छा, नहीं मानते तो यह लो। धाए धाए फटाक। टायरों के फटते ड्राइवर को हारकर ब्रेक लगाने पड़े। खबरदार,
अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप बाहर आ जाओ। ड्राइवर जब तक बाहर आता वहां काफी भीड़ एकत्रित हो चुकी थी। भीड़ में से किसी के सूचित करने पर पुलिस भी वहां पहुंच गई। इस स्मगलर को संभालिए इंस्पेक्टर। ट्रक में जो पेटियां रखी हैं उनमें भरी मछलियों के भीतर चरस की थैलियां हैं। मेरे विचार से यह किसी बड़े गिरोह से संबंधित है। अब इससे सारी बात उगलवाने का काम आपका है। धन्यवाद मिस्टर शेरवास, मैं अपना कर्तव्य बखूबी निभाऊंगा। सिपाहियों, थाने ले चलो इसे, मैं ट्रक के साथ आता हूँ। यस सर। जब सेठ मोजीराम के दाएं हाथ ज्वाला सिंह को माल के पकड़े जाने की सूचना मिली तो वह क्रोध से पागल हो उठा। यह पहला अवसर है जब हमारा माल पुलिस ने पकड़ा है। यह उसी आदमी की वजह से हुआ बॉस। कम वक्त बड़ी सफाई से अपने आप को ट्रक की चपेट में आने से बचा गया था। और जब मोजीराम को ज्वाला सिंह ने माल पकड़े जाने की सूचना के साथ उस व्यक्ति का हुलिया बताया तो वह सब कुछ समझ गया। वह शेरबाज के सिवा कोई नहीं हो सकता ज्वाला। तुम्हें उसे इस हरकत की सजा देनी है। समझ गया बॉस, आप निश्चिंत रहे। उधर जब ड्राइवर के बयान पर शेरबाज और इंस्पेक्टर ने वासु शिपिंग कंपनी के डायरेक्टर से माल बेचने वाली फर्म के बारे में पूछताछ की तो वह कागजात दिखाने के सिवा फर्म के बारे में कुछ भी न बता सका। ज्वाला फिश एक्सपोर्ट्स कंपनी हमेशा अपना माल हमारी कंपनी की मार्फत बुक कराती रही है। ये रहे बुकिंग से संबंधित कागजात। लेकिन इस नाम की कोई फर्म इस पते पर है ही नहीं। मैं इस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। गलत धंधा करने वालों का नाम पता सही कैसे हो सकता है? असली पता आपको ही खोजना होगा। ठीक है, इस फर्म का पता लगाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, आइए चलें। चलो, भागदौड़ का कुछ नतीजा तो निकला। रात को जब शेरबाज अपने फार्म हाउस पक्षी विहार में पहुंचा, ची क्वाक पक्षियों का शोर, क्या चक्कर हो सकता है? शेरबाज तेजी से फार्म हाउस के एक अंधकारपूर्ण कोने में पहुंचा जहां चार पांच आकृतियां एक आदमी से गुथी हुई थी। खत्म कर दो इसे, फिर इसके मालिक से निपटेंगे। ओह, वे दिलावर को मारने की तैयारी कर रहे हैं। जल्दी उसकी मदद को पहुंचूं, वरना उसका बचना मुश्किल है। फिर इससे पहले कि एक गुंडा दिलावर के सीने में चाकू उतार पाता। आह, शेरबाज, ठहरो बच्चे। उफ। शेरबाज को एकाएक ही अपने सामने देखकर वे गुंडे बुरी तरह बौखला उठे और उनकी इसी बौखलाहट का फायदा उठाता हुआ शेरबाज उन पर टूट पड़ा। भीषुम भीषुम दौड़। और उसके फौलादी प्रहारों के सामने वे गुंडे ज्यादा देर तक टिक न सके। भागो। अरे, तू बचकर कहाँ जाएगा? अपने एक साथी को दिलावर की गिरफ्त में फंसा देख एक गुंडे ने दिलावर को निशाना ले चाकू फेंका, किंतु चाकू उसी के साथी की पीठ में जा दसा। आह। चीख सुनकर शेरबाज पल भर के लिए ठिठका और गुंडे इस मौके का पूरा लाभ उठाते हुए एक कार में बैठ फरार हो गए। ओह, निकल भागे। इनके पीछे जाने की बजाय मुझे घायल आदमी की खबर लेनी चाहिए। जब शेरबाज घायल गुंडे के पास लौट कर आया तो वह आखिरी सांसें ले रहा था। जिन लोगों ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की है वे तुम्हारे हमदर्द नहीं हो सकते। दोस्त, बताओ वे लोग कौन है? हाँ हाँ, बताओ। महिपालपुर ज्वाला सिंह। मर्द गुंडे के शब्दों ने शेरबाज को बुरी तरह चौंका दिया। महिपालपुर ज्वाला सिंह, ज्वाला फिश एक्सपोर्ट कंपनी। अब यह कमीना कातिल मेरे हाथों से बच नहीं सकता। दूसरे दिन सुबह, दिलावर में ज्वाला सिंह की तलाश में महिपालपुर जा रहा हूँ। हो सकता है लौटने में कुछ दिन लग जाए। तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं होगा शेरबाज। वे लोग बहुत खतरनाक मालूम पड़ते हैं, अतः मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। लेकिन शेरबाज ने दिलावर की एक न सुनी और अकेला ही ज्वाला सिंह की खोज में निकल पड़ा। शेरबाज के जाने के बाद मुझे शेरबाज के पीछे जाना चाहिए, कहीं शेरबाज उन बेरहम कातिलों के जाल में न फंस जाए। शाम तक शेरबाज यह पता लगाने में सफल हो गया कि ज्वाला सिंह ही लाबेला रेस्टोरेंट का मालिक है। और फिर शेरबाज ने लाबेला रेस्टोरेंट में पहुंचकर तबाही मचा दी। बता ज्वाला सिंह कहाँ है? भ्यूम, मुझे नहीं मालूम। इससे पहले कि शेरबाज का दूसरा गुस्सा कलर के होश उड़ा देता, एक कठोर आवाज ने शेरबाज को चौंका दिया। ठहरो। जैसे शेरबाज ने आवाज की दिशा में देखा, उसे एक कद्दावर व्यक्ति सीढ़ियों से नीचे उतरता नजर आया। कौन हो तुम? मैं ही ज्वाला सिंह हूँ। तुम्हें जो कुछ कहना मेरे केबिन में आकर कहो। कुछ देर बाद जो शेरबाज ज्वाला सिंह के केबिन में उनके सामने खड़ा था। ज्वाला सिंह के अड्डे में आकर उसे धमकी देने वाले तुम पहले आदमी हो और तुम मेरे फार्म हाउस पर हमला करने वाले आखिरी आदमी होगे।
कहने के साथ ही शेरबाज ने मैच को ज्वाला सिंह पर उलट दिया। तुम जैसे शैतान मुझे मौत के नाम से जानते हैं। ओह! फिर इससे पहले कि ज्वाला उठकर खड़ा हो पाता, शेरबाज ने उसे गुस्सों पर रख लिया। आज तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। भशुम! उफ! लेकिन तभी पीछे से किसी ने शेरबाज के सिर पर डंडे से भरपूर प्रहार किया। आह! और शेरबाज बेहोश होकर गिर पड़ा। शाबाश लाखन, तुम सही वक्त पर आए। उस शादी से पहले कि होश में आए, हमें इसे ठिकाने लगा देना चाहिए। इसे ताबूत में बंद करके समुद्र में फेंक दो, ताकि पुलिस को इसकी लाश का भी पता न चल सके। इस मुसीबत से छुटकारा पाने का यही एक उपाय है। सिगरी मूर्छित शेरबाज को ताबूत में बंद कर बाहर खड़ी एक स्टेशन वैगन में पहुंचा दिया गया। क्या हो सकता है इस ताबूत में? ताबूत के लदते ही स्टेशन वैगन अपनी मंजिल की ओर दौड़ पड़ी। अरे ये तो समुद्र की ओर जा रहे हैं। आधे घंटे बाद, बड़ा 30 मार का बनता था साला। अब हमें कोई खतरा नहीं रहेगा। दिलावर यह सब देख रहा था। जरूर दाल में कुछ काला है। मोटर लॉन्च दूर होते ही मुझे एक्शन में आना होगा। फिर मोटर लॉन्च के नजरों से ओझल होते ही उसने समुद्र में छलांग लगा दी। छपाक! सिगरी, यह रहा ताबूत। कुछ देर बाद जब उसने उस ताबूत को किनारे पर लाकर खोला, ओ शेरबाज, ईश्वर का धन्यवाद कि मैं उस वैन के पीछे चला आया। फिर दिलावर कुछ कोशिश करके शेरबाज को होश में ले आया। अरे दिलावर, तुम और यह मैं समुद्र के किनारे कैसे? ईश्वर की कृपा से आज तुम बच गए शेरबाज, वरना उन्होंने तो इस बार तुम्हें मौत के घाट उतारने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। फिर दिलावर ने शेरबाज को सारी बात बता दी, जिसे सुनकर शेरबाज उसी समय उठ खड़ा हुआ। ज्वाला सिंह और उसके आदमी उसी रेस्टोरेंट में होंगे दिलावर। उन्हें इसी समय गिरफ्तार करना उचित रहेगा। आओ, पुलिस स्टेशन चलते हैं। मैं जीप लाता हूँ शेरबाज। वह उस तरफ पेड़ों के झुरमुटों में खड़ी है। लगभग आधे घंटे पश्चात शेरबाज और दिलावर ने पुलिस फोर्स के साथ रेस्टोरेंट को चारों ओर से जा घेरा। सिपाहियों, ध्यान रहे, कोई भी व्यक्ति रेस्टोरेंट से निकलकर भागने न पाए। उसके बाद शेरबाज, दिलावर और इंस्पेक्टर कुछ सिपाहियों के साथ रेस्टोरेंट के भीतर प्रविष्ट हुए। अरे बाप रे पुलिस! सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इन सबको। कुछ बदमाशों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हें ले जाकर गाड़ी में बिठाओ, मैं इनके सरगने को देखता हूँ। आओ शेरबाज। और जब वे ज्वाला सिंह के कैबिन में पहुंचे, शेरबाज, तुम अभी भी जिंदा हो? हाँ ज्वाला सिंह, मैं अभी भी जिंदा हूँ, और इस बार तुम्हारे लिए हथकड़ियों का भी प्रबंध करता लाया हूँ। सिपाहियों, डाल दो इसके हाथों में हथकड़ी। इंस्पेक्टर यही है स्मगलरों का सरदार, गिरफ्तार कर लीजिए इसे भी। लाबेला रेस्टोरेंट को सील करने के बाद जब ज्वाला सिंह और उसके तमाम साथियों को लेकर पुलिस का काफिला वहां से चला, आए शेरबाज जिंदा है और पुलिस उस्ताद को गिरफ्तार करके ले जा रही है। यह सब कैसे हुआ? अगले पल वह सब की नजरें बचाता हुआ तेजी से एक तरफ दौड़ पड़ा। मुझे जल्द से जल्द यह खबर बॉस को देनी चाहिए, वरना सब फंस जाएंगे। उधर सेठ मोजीराम, क्राइम किंग और जोरा शेरबाज की मौत की खुशी में जाम से जाम टकरा रहे थे। किंग, हमारे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन शेरबाज अब जिंदा नहीं है। ठीक कहते हो, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि आखिर वह इतनी आसानी से तुम्हारे आदमियों के काबू में आ कैसे गया। कम वक्त खुद ही ज्वाला सिंह की खोज करता हुआ मौत के मुंह में चला आया था। चलो यह किस्सा भी खत्म हुआ। लेकिन तभी लाखन बदहवासी हालत में उस कमरे में दाखिल हुआ। बॉस, गजब हो गया, शेरबाज बच गया है और पुलिस ने ज्वाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। क्या बकते हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे पहले ही शक था, शेरबाज इतनी आसानी से नहीं मर सकता। अगर ज्वाला सिंह पुलिस की हिरासत में है तो उसे तुरंत खत्म कर देना चाहिए। नहीं, उसे मारने की कोई जरूरत नहीं। वह मर जाएगा पर जुबान नहीं खोलेगा। बेकार की बात मत करो मोजीराम, उसे खत्म कर दो, और भलाई इसमें है कि कुछ समय के लिए अपना धंधा बंद कर दो। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। और लाखन के साथ सेठ मोजीराम तुरंत वहां से चला गया। उनके जाने के बाद क्राइम किंग जोरा को लेकर अपनी प्रयोगशाला नुमा कक्ष में पहुंचा। अब खतरा और बढ़ गया बॉस। घबराओ नहीं जोरा, कुछ ही दिनों में मैं औषधि तैयार कर लूंगा, और उसके तैयार होते फिर मैं खुद ही शेरबाज से निपट लूंगा। जबकि शेरबाज जब भी क्राइम किंग की तलाश में था। आखिर वह शैतान कहाँ गायब हो गया? आज तक उस हेलीकॉप्टर का भी कुछ पता नहीं चल सका जिसमें वह फरार हुआ था।
इन सारी बातों से दूर महिपालपुर नाम की एक बस्ती में किशन नाम के एक चोर को पुलिस चोरी करने के आरोप में एक बार फिर गिरफ्तार कर रही थी। किशन, तू चोरी करना नहीं छोड़ेगा? अपना न्याय से अपनी बूढ़ी माँ का तो ख्याल कर। क्या गुजरती होगी इसके दिल पर जब तुझे चोरी के इल्जाम में पकड़ कर ले जाया जाता है। आप नहीं समझेंगे हवलदार साहब कि पेट की भूख क्या होती है। जब पेट में आग लगती है तब दिल भी जलकर खाक हो जाता है। चोरी नहीं करूंगा तो पेट के लिए अन्न और माँ की दवा के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा। शेरबाज की तरह तू भी कुछ करके क्यों नहीं दिखाता कमबख्त। कब तक चोरी करता रहेगा और जेल जाता रहेगा। मौका आने दे माँ, तेरा बेटा भी कुछ करके दिखा देगा। चलिए हवलदार साहब। पुलिस ने किशन का केस अदालत में पेश किया और अदालत ने उसे चोरी के आरोप में एक माह की सजा सुनाई। दिन गुजरते रहे और एक माह जेल में गुजारने के बाद किशन जेल से रिहा हुआ। जेल से बाहर आते उसे सबसे पहले अपनी माँ का ख्याल आया। पता नहीं माँ कैसी होगी, दवा लेती भी होगी या नहीं। किशन सीधा अपने घर पहुंचा। माँ, माँ देख, तेरा किशन लौट आया। तू तू आ गया किशन। लेकिन माँ की बुरी हालत देख किशन का दिल रो पड़ा। माँ, यह क्या हालत बना ली है तूने अपनी। तुझे कुछ हो गया तो मैं अब जी कर भी क्या करूंगी बेटा। तूने जीते जी तो मुझे चैन से जीने नहीं दिया, अब चैन से मरने तो दे। खो खो। माँ को बुरी तरह खांसते देख किशन ने से रहने गया। वह तुरंत घर से निकलकर एक तरफ दौड़ पड़ा। यदि माँ को दवा नहीं मिली तो वह मर जाएगी, लेकिन मैं माँ को मरने नहीं दूंगा। शीघ्र ही वह बस्ती में एक केमिस्ट की दुकान पर पहुंचा और उससे वही दवा मांगी जो वह पहले भी ऐसे अवसरों पर उसे ले चुका था। लेकिन केमिस्ट ने इस बार उसे दवा उधार देने से इनकार कर दिया। नहीं नहीं बाबूजी, इनकार मत कीजिए। मेरी माँ की हालत बड़ी नाजुक है। मुझे दवा दे दीजिए। मैं 2-4 दिन में आपके पैसे चुका दूंगा। दवा नहीं मिली तो मेरी माँ मर जाएगी। मर जाएगी तो मैं क्या करूं? पहले ही तेरी तरफ काफी उधार है। अब एक पैसे की भी उधार देना। दवा नहीं दूंगा, कोई और दुकान देख। किशन के लाख गिड़ गिड़ाने पर भी केमिस्ट का दिल नहीं पसीजा और किशन को वहां से निराश होकर लौटना पड़ा। बड़ा आया माँ का भगत। माँ की दवा लिए बगैर मैं घर नहीं लौट सकता। मैं हर अवस्था में दवा का प्रबंध करूंगा। रात हो गई लेकिन किशन दवा का प्रबंध न कर सका। हर तरफ से निराश हो जब किशन घर वापस लौट रहा था तो अचानक उसकी नजर सेठ मोजीराम की हवेली पर पड़ी। आज तक मैं छोटी मोटी चोरी करता रहा, क्या मिला मुझे? सेठ मोटी आसामी है। अगर किस्मत साथ दे गई तो मोटा माल हाथ लगेगा। जिंदगी चैन से कट जाएगी। हवेली में अंधेरा है, शायद सब सो चुके हैं। उधर हवेली के भीतर, आहा, औषधि तैयार। अब मैं इसे पीकर अदृश्य हो सकता हूँ। पर नहीं, कहीं इस औषधि का प्रभाव उल्टा पड़ा हुआ तो मुझे पहले जोरा पर प्रयोग करना चाहिए। और क्राइम किंग जोरा को बुलाने के लिए प्रयोगशाला से बाहर निकल गया। क्राइम किंग के बाहर जाने के कुछ ही क्षणों बाद किशन उस कक्ष में दाखिल हुआ और जार पर नजर पड़ते ही उसके मुंह में पानी आ गया। वाह, विदेशी शराब लगती है, इसे पी लूं। घबराहट खत्म हो जाएगी, प्यास भी बहुत लगी है। वाह, इस दारू के स्वाद का भी जवाब नहीं। लेकिन तभी, अरे यह मुझे क्या हो रहा है? शायद दारू का असर है। तभी किशन की नजर शेफ पर पड़ी। वाह शेफ, मुझे अपना काम निपटाकर जल्दी निकल जाना चाहिए। किशन के लिए शेफ खोलना कोई मुश्किल काम नहीं था। अगले पल, वाह नोट ही नोट, अब जिंदगी चैन से कटेगी। वह शीघ्रता से नोटों की गड्डियां अपने अंगोछे में रखने लगा। तभी कदमों की आट हुई। ओह, शायद कोई आ रहा है। लेकिन किशन अभी छुप भी न पाया था कि क्राइम किंग जोरा के साथ कमरे में दाखिल हुआ और जार को खाली देख हैरत में पड़ गया। अरे जार तो खाली है, औषधि कहाँ गई? बॉस, सेब भी खुली पड़ी है। लगता है यहाँ कोई आया था। कमाल है, मैं इस गंजे और काने के सामने खड़ा हूँ पर यह दोनों मेरे बारे में कुछ नहीं बोल रहे। यह क्या मामला है? गजब हो गया चोरा, अवश्य कोई चोर यहाँ आया था। वह अदृश्य होने की औषधि भी पी गया और नोटों के साथ फार्मूला भी उठा ले गया। अब उस चोर का को खोजना मुश्किल होगा, क्योंकि इस दवा की एक मुख्य विशेषता यह भी है कि अदृश्य व्यक्ति के संपर्क में आने वाली हर बेजान चीज भी अदृश्य हो जाएगी। अस्त्र शस्त्र का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। अतः वह मिल भी जाए तो हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। होम तो यह बात है, फिर तो मुझे किसी का डर नहीं होना चाहिए। एक सुनसान जगह पर पहुंच किशन नोट गिनने वाला ही था कि फॉर्मूले का कागज उसके हाथ में आ गया।
शायद यही है वह फार्मूला, पर मेरे किस काम का। अगले पल किसी ने फार्मूला फाड़कर वहीं फेंक दिया। फिर नोटों को अंगोछों में संभाल किशन केमिस्ट की दुकान पर जा पहुंचा। ले बाबू अपनी दवा के पैसे और निकाल दवा की शीशी। कौन? मैं हूं किशन, लाओ वहीं दवाई। आवाज तो किशन के, नोट बेच लिए, पर किशन कहाँ है? कहीं किशन खुदकुशी करके भूत तो नहीं बन गया? अरे बाप रे! और अगले पल किशन ने नोट हवा में उछाल दिया। पैसों की क्या जरूरत है किशन भाई? दवा की एक क्या 10 शीशी ले जाओ, ये लो। लो भाई, ये कहाँ हो तुम? किशन तेरे उधार के पैसे पर थूकता है साले। ले संभाल अपने पैसे। किशन दवाई लेकर अपने घर पहुंचा। माँ तू कहती थी ना किशन कुछ बनकर दिखा। देख माँ, तेरा बेटा कितना अमीर बन गया है। यह क्या किशन, तू मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? नोटों की गड्डियां शून्य में से बरसते देख माँ चकित तो उठी। माँ भी मुझे नहीं देख पा रही। इसका मतलब वह कान्हा सही कह रहा था। हा हा हा, अब मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। तभी माँ यह समझकर कि उसका बेटा मरकर भूत बन गया है, अपनी बीमारी गुल मकान से बाहर निकलकर बेतहाशा एक तरफ भागने लगी। बाप रे भूत बचाओ! माँ तू कहाँ भागी जा रही है? सुन तो, अपनी दवा तो लेती जा। ओह, माँ भी मुझे भूत समझ बैठी है। कुछ दूर जाकर किशन ने माँ को पकड़ लिया। तू कहाँ भागी जा रही है माँ? मैं भूत नहीं, तेरा बेटा किशन हूँ, मेरी बात तो सुन। लेकिन किशन की बात सुनने से पहले माँ बेहोश हो गई। अतः किशन माँ को बाहों में उठाकर घर की तरफ चल पड़ा। माँ को मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा कि उन्हें दूर रहकर लोगों से माँ की सेवा करवाऊं। अरे बाप रे, है क्या? बुढ़िया को हमें उठते देख सभी लोग आश्चर्यचकित हो उठे। और फिर अदृश्य चोर के रूप में किशन रोज नई नई करतूतें करने लगा। कभी वह राह चलते आदमी के मुंह पर तमाचा मार देता, आई है तो कोई नहीं है, मुझे थप्पड़ किसने मारा। तो कभी किसी बैंक में पहुंच जाता, अरे कैश कहाँ गया? चोर चोर! और धीरे धीरे किशन की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वह पुलिस को धमकी देकर हाथ साफ करने लगा। आए मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। अरे यहाँ रखे जेवर अचानक कहाँ गायब हो गए? यह काम कोई भूत ही कर सकता है। हाँ साहब, अभी तो यहाँ कोई आया ही नहीं। इन हैरत अंगेज घटनाओं ने पुलिस विभाग में खलबली मचा दी थी। समझ में नहीं आता यह काम किसका हो सकता है। यह काम जरूर किसी प्रेत का, सर। हाँ सर, देखते देखते चीज का गायब हो जाना इसी बात को प्रमाणित करता है। लेकिन कमिश्नर साहब का मस्तिष्क भूत के अस्तित्व को मानने के लिए तैयार न था। आप लोगों का दिमाग खराब हो गया ऑफिसर्स। धमकी देकर चोरी करने वाला अदृश्य चोर भूत प्रेत नहीं हो सकता। और हाँ, यदि भविष्य में उस अदृश्य चोर की ओर से किसी को भी धमकी मिले तो मुझे सूचित करना न भूले। अब हम इस केस को स्वयं हैंडल करेंगे। ये राइट सर। 2 दिन बाद। सर, भूत ने धमकी दी है कि वह आज रात सेठ करोड़ीमल की शेप में रखे आभूषण उड़ाने जा रहा है। और ठीक है, इस बार हम खुद वहां मौजूद रहेंगे। पुलिस कमिश्नर खुद सशस्त्र पुलिस अधिकारियों के साथ सेठ किरोड़ीमल की तिजोरी की हिफाजत के लिए सेठ की कोठी में मौजूद थे। जैसे उन्होंने खुली तिजोरी से हीरे जवाहरातों को गायब होते देखा, फायर धाए धाए कर दिया पुलिस ने बर्बाद। किंतु व्यर्थ। थोड़ी देर बाद खाली तिजोरी उन्हें नजर आ रही थी। अब मेरा क्या होगा कमिश्नर जी? मैं तो हो गया ना बर्बाद। आप धैर्य रखिए, आपके जेवरात आपको जल्द वापस मिल जाएंगे। क्या खाक मिल जाएंगे जी? उधर चोरियों की इन घटनाओं ने क्राइम किंग को भी कुछ सोचने के लिए मजबूर कर दिया। वो न हो यह वही चोर है जो यहाँ आकर न केवल अदृश्य होने वाली औषधि पी गया, बल्कि तिजोरी में रखी रकम समेत औषधि का फार्मूला भी ले उड़ा। लेकिन सवाल तो यह है बॉस, कि उस चोर का अता पता कैसे मालूम किया जाए? यदि एक बार वह हाथ आ जाए तो फार्मूला फिर हमें मिल सकता है। चोर का नाम सुनकर लाखन चौंका। बॉस, किशन नाम का एक चोर इस बस्ती में रहता था, लेकिन लोगों का कहना कि वह मरकर भूत बन गया है। आजकल उसका भूत बस्ती के लोगों से अपनी माँ की खूब सेवा करवा रहा है। अगर किशन यह दृश्य चोर है, तो भी सवाल यह उत्पन्न होता है कि उसे काबू में कैसे किया जाए। माँ के काबू में आते ही बेटा खुद काबू में आ जाएगा। लाखन, तुम किशन की माँ को यहाँ उठा लाओ। जो आ गया किंग। उधर शेरबाज प्रोफेसर भंडारी के सामने खड़ा अपनी असफलता पर शर्मिंदगी जाहिर कर रहा था। इन चोरियों के पीछे क्राइम किंग का ही हाथ मालूम पड़ता है सर। वे आपके फार्मूले से दवा इजाद कर नाजायज लाभ उठा रहा है। मुझे अफसोस है कि मैं उसे कभी अभी तक ढूंढ नहीं सका। घबराओ नहीं बेटे, मुझे पहले से ही शक था कि ऐसा हो सकता है। तभी तो मैंने उस औषधि के तौर पर अनुसंधान कार्य आरंभ कर दिया था।
व्हाट? क्या आप सच कह रहे हैं प्रोफेसर? बिल्कुल सच। और आज शाम तक मैं उस औषधि का तोड़ तैयार भी कर लूंगा। उसी रात जब किशन शहर से लूटपाट करने के बाद अपने घर लौटा तो वह अपनी माँ को घर से नदारद पाकर बस्ती के लोगों पर बरस पड़ा। कहाँ है मेरी माँ? जल्दी बताओ, वरना मैं एक एक को बर्बाद कर दूंगा। हम पर गुस्सा मत करो भूत महाराज, इसमें हमारा कोई दोष नहीं। दरअसल कुछ बदमाश आपकी माँ को उठा ले गए और आपके नाम यह कागज छोड़ गए। किशन ने पत्र लेकर पढ़ा। भूत के बच्चे, यदि अपनी माँ की खैरियत चाहते हो तो आज रात 8 बजे तक सेठ मोजीराम की हवेली में पहुंच जाओ, वरना तुम्हारी माँ की भूतनी भी तुमसे यहाँ मिलेगी। प्रेतराज। तो यह बात है, अभी मजा चखाता हूँ सेठ के बच्चे को। जरूर वह गंजा और काना भी सेठ के साथ मिले हुए हैं। और किशन उसी समय बस्ती वालों को आश्चर्यचकित छोड़ सेठ मोजीराम की हवेली की ओर चल पड़ा। और कुछ ही देर बाद वह सेठ मोजीराम की हवेली में क्राइम किंग और जोरा के सामने था। ओ काने, तूने मेरी माँ का अपहरण किया है क्या? तुझे मुझे अपनी दूसरी आंख प्यारी नहीं क्या? बता मेरी माँ कहाँ है? तेरी माँ हमारे कब्जे में किशन, और बिना हमारी इच्छा के तेरे फरिश्ते भी तेरी माँ का पता नहीं पा सकते। जोरा ठीक कहता किशन, अगर तूने यहाँ कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो हमारे आदमी तेरी माँ के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ओह, यह गंजावल दर्जे का हरामी मालूम होता है। कुछ सोचने विचारने के बाद किशन बोला, तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? गुड। अब आए तुम लाइन पर। बताओ, अदृश्य होने वाली औषधि का फार्मूला कहाँ है? वह तो मैंने उसी रात फाड़कर फेंक दिया था। क्या? कुछ देर तक जोरा और क्रैंकिंग सन्नाटे की सी हालत में खड़े रहे, और फिर कुछ देर बाद क्रैंकिंग बोला, सुनो किशन, यदि तुम्हें अपनी माँ जिंदा चाहिए तो तुम्हें सुरक्षा मंत्रालय के कार्यालय से मिलिट्री खुफिया रहस्यों की एक फाइल गायब करनी है। मैं तैयार हूँ, मुझे उस फाइल के बारे में बताओ। और क्रैंकिंग प्रसन्नतापूर्वक किशन को फाइल के संबंध में आवश्यक जानकारी देने लगा। लेकिन किशन अपनी आदत से मजबूर था। इस बार भी पुलिस को धमकी देने से बाज नहीं आया। आज शाम ठीक 6 बजे मैं सुरक्षा मंत्रालय की सेफ से सैनिक खुफिया राज की एक फाइल उड़ाने जा रहा हूँ। यदि आप मुझे रोक सकते हैं तो अवश्य रोकने की कोशिश कीजिए। हा हा हा। व्हाट? और एक भयानक अट्ठास के साथ संबंध विच्छेद हो गया। ठीक उसी समय शेरबाज कमिश्नर साहब के कक्ष में दाखिल हुआ। क्या बात है जनाब, आप काफी परेशान से नजर आ रहे हैं। वह दरअसल चोर अब हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनने जा रहा है शेरबाज। फिर कमिश्नर साहब ने अदृश्य चोर की धमकी के बारे में शेरबाज को सब कुछ बता दिया। सारी बात जान सुनने के बाद शेरबाज ने कमिश्नर को अपनी योजना बताई। आप फिक्र मत कीजिए जनाब, इस बार अदृश्य चोर को मुंह की खानी पड़ेगी होगी। अगर तुम मेरे साथ सुरक्षा मंत्रालय चलो तो अच्छा होगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं, चलिए। फिर जब उन्होंने सुरक्षा मंत्रालय पहुंचकर सुरक्षा सचिव को अदृश्य चोर की धमकी के बारे में बताया। अगर मिलिट्री सीक्रेट फाइल गायब होगी तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। मेरे विचार से उस फाइल को सेफ से हटा देना ही उचित होगा, और 6 बजे मुझे घटना स्थल पर मौजूद रहने की इजाजत भी दी जाए। और शेरबाज की योजना सुन सुरक्षा सचिव ने तुरंत मंजूरी दे दी। शाम 4 बजे शेरबाज सुरक्षा अधिकारियों को आवश्यक हिदायतें दें प्रोफेसर भंडारी के पास पहुंचा। यह बम अदृश्य औषधि का प्रभाव खत्म कर देगा। बम? लेकिन उस पर तो गोली और बमों का कोई असर नहीं होता। यह बम वास्तव में धुएं का बम है, जो सांस के जरिए उस शैतान के शरीर में पहुंचेगा और आधे घंटे के अंदर अदृश्य औषधि के प्रभाव को पूरी तरह खत्म कर देगा। लेकिन आधे घंटे में तो वह कहाँ का कहाँ जा पहुंचेगा। पर तुम उसका पीछा कर सकोगे, क्योंकि यह धुआं उसके शरीर के साथ तब तक रहेगा जब तक अदृश्य औषधि का प्रभाव उसके शरीर से खत्म नहीं हो जाता, जबकि उसे इस बात का पता ही नहीं चलेगा। वंडरफुल। तब क्राइम किंग मेरे हाथों नहीं बचेगा। फिर शेरबाज प्रोफेसर से विदा लेकर सुरक्षा मंत्रालय की ओर चल पड़ा। ठीक 5:30 पर शेरबाज अपनी पूरी तैयारी के साथ उस कक्ष में मौजूद था जिसमें रखी सेफ के से सीक्रेट फाइल अदृश्य चोर ने उठानी थी। सेफ के खुलते मुझे बम का प्रयोग करना है। फिर ठीक 6 बजे जैसे सेफ खुली, सुरक्षा अधिकारियों ने गोलियों की बौछार कर दी। हा हा हा, दाएं दाएं। और तभी शेरबाज ने प्रोफेसर द्वारा दिया गया बम 28 की दिशा में फेंक मारा। धड़ाम। पता नहीं कैसे धुएं का बम फेंका,
खैर मेरा काम पूरा हुआ, अब यहाँ से निकल चलना चाहिए। लेकिन धुएं के प्रभाव से किशन अनभिज्ञ था। इमारत से बाहर निकलकर किशन हवा की तेजी से एक तरफ दौड़ पड़ा। कोई मूर्ख मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन वह मुझे पकड़ नहीं पाएगा। उधर पुलिस कमिश्नर ने इमारत के बाहर आकर आदेश की प्रतीक्षा कर रहे सशस्त्र पुलिस दस्ते को शेरबाज का पीछा करने का आदेश दिया। फॉलो हिम। अगले पल पुलिस की गाड़ी शेरबाज के पीछे दौड़ पड़ी। किशन मौजीराम की हवेली के निकट पहुंचते पहुंचते अपने असली रूप में आ गया, लेकिन वह इस बात से सर्वथा अनभिज्ञ था, जबकि शेरबाज सोच रहा था, अरे यह तो क्राइम किंग के बजाय कोई और ही है। किशन के हवेली के भीतर प्रवेश होने के कुछ ही देर बाद पुलिस की लोरिया भी वहां पहुंच गई। सर, पहले मैं अंदर जाता हूँ। मुझे विश्वास है कि आज आज अदृश्य चोर के साथ साथ क्राइम किंग और अन्य अपराधी भी पुलिस की गिरफ्त में आ जाएंगे। ठीक है, मैं पुलिस फोर्स को हवेली को चारों ओर से घेरने का आदेश देता हूँ और हवेली को चारों तरफ से घेर लो, कोई भी बचकर नहीं जाना चाहिए। उधर क्राइम किंग ने जैसे किशन को असली रूप में सामने देखा तो तुरंत समझ गया कि किशन पर अदृश्य औषधि का प्रभाव खत्म हो चुका है। अब मैं इस पर आसानी से काबू पा सकता हूँ। फाइल मुझे दो। नहीं, पहले बताओ मेरी माँ कहाँ है? क्राइम किंग ने जोरा को इशारा किया। इशारा पाते जोरा किशन पर झपट पड़ा। यह रही तेरी माँ। डिशम। आह, मर गया। अगले पल फाइल जोरा के हाथ में थी। अब सच सच बता, तूने फार्मूला कहाँ छुपा रखा है? ओह, तो क्या अब ये मुझे देख सकते हैं? सोच क्या रहे हो, बताओ। वह कागज कहाँ जिस पर अदृश्य होने की औषधि का फार्मूला लिखा है? मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैंने उसे फाड़ दिया है। मैं मूर्ख बनाने की कोशिश न करो, सुअर की औलाद। सच सच बताओ। मैं सच कह रहा हूँ, विश्वास करो। ये ऐसे नहीं मानेगा जोरा, इसका हाथ तोड़ दो। अभी लो बॉस। तभी सेठ मोजीराम घबराया हुआ उस कक्ष में दाखिल हुआ। गजब हो गया किंग, पुलिस ने इस हवेली को चारों तरफ से घेर लिया है। क्या बकते हो? पुलिस यहाँ कैसे पहुंच गई? पता नहीं, हमें तुरंत यहाँ से भाग निकलना चाहिए। लेकिन तभी शेरबाज दोनों हाथों में रिवॉल्वर थामे उस कक्ष में प्रविष्ट हुआ। खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं ले। तुम लोगों के भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तुम चलो, इन सालों की मार से तो बचा। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि क्राइम किंग, कि तुम स्वयं ही अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। क्राइम किंग को पकड़ना इतना आसान नहीं है शेरबाज। लो, संभलो। तभी धाएं। गोली क्राइम किंग के कंधे को चीरती हुई निकल गई और क्राइम किंग लाचार होकर रह गया। जिसने भी गलत हरकत की उसका यही अंजाम होगा। कुछ ही समय बाद पुलिस कमिश्नर सशस्त्र सिपाहियों के साथ वहां आ पहुंचे। अतः जोरा और मोजीराम ने बिना किसी टकराव के आत्मसमर्पण कर दिया। ले चलो इन शैतानों को। जब किशन को जेल भेजा जा रहा था तो किशन, मेरे बेटे। ओह माँ, तू बेटा, क्या तू चोरी करना नहीं छोड़ेगा? अब मेरी आंखें खुल चुकी है माँ। विश्वास कर, अब तेरा बेटा जीवन में कभी चोरी नहीं करेगा। सच बेटे, बस यही तेरे मुंह से सुनने के लिए न जाने में कब से तरस रही थी। भगवान तुझे खुश रखे। माँ, अपना ख्याल रखना। दवा ठीक से खाती रहना। हाँ मेरे बेटे, जरूर खाऊंगी। अब मैं भी जीना चाहती हूँ। और बूढ़ी माँ की आंखों से अश्रुधारा बह निकली, परंतु ये आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के थे। भगवान, आखिर तूने मुझ अभागिन की फरियाद सुन ली। मेरा बेटा मुझे मिल गया। अब मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स भी यहीं समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।